How are you, students? ओके, तो आज हमारा टॉपिक है एजुकेशन प्लानिंग प्रोसेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एजुकेशन प्लानिंग के प्रोसेसेस क्या हैं जनरली, राइट? देखिए सीक्वेंस ये हम पे आप साथ पहले हमने देखने हैं कि डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स की क्या है, 6 स्टेप्स कौन से हैं प्लानिंग साइकिल में, सेक्रेटोरियल स्ट्रेटजीज क्या है, इन आइडेंटिफाई कौन करता है प्रोजेक्ट्स को, PC1 परफॉर्मेंस के टाइप्स क्या हैं, फिजिबिलिटी स्टडी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसे कहते हैं PSDP फंड, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ PC2, इंडिकेटर फॉर प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट अप्रेजल, POs, प्रोजेक्ट अप्रेजल फॉरम्स, लेट्स डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। तो फर्स्ट नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 में हुई थी और हमने, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर सुना तो मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया था कि ये 29 नवंबर को होती है 1947 को, और कायद आज़म उस वक्त इसको चेयर करते हैं डॉक्टर फजल थे, मिनिस्टर एजुकेशन के, राइट। तो कायद आज़म का जो मैसेज था इस कॉन्फ्रेंस में वो देखें, जो हमारे लिए एक गाइडलाइन है कि हमने एजुकेशन को कैसे आगे लेके चलना। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन and types of education cannot be overemphasized. There is no doubt that the future of our state will and must greatly depend upon the type of education if we give it to our children and the way in which we bring them up as future citizens of Pakistan. We should not forget that we have to compete the world which is moving very fast in this direction. आप ये देख लें 1947 का दौर है और कायद आज़म की इसको देख लें, नजर आता है ये शायद आजकल के सिनेरियो में रख कर नहीं बात की है। लीडरशिप की यही क्वालिटी होती है कि वो विजनरी होते हैं, ठीक है। लिटरेसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 85% थी और 85% लोग इलिटरेट थे। प्लानिंग पाकिस्तान में शुरू होती है 1948 से। डेवलपमेंट बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन, ठीक है। क्या डेवलप होता है, आप इस चीज को सुन लो, या आपको किसी जगह नहीं मिलेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं आपकी तमाम जो अभी तक आपने पढ़ा है ना, ये उसका क्रक्स है। डेवलपमेंट बोर्ड एस्टेब्लिश होता है इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के अंडर 1948 में। दिस शो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। 18 जुलाई 1953 को प्लानिंग बोर्ड बनता है। मिस्टर जाहिद हुसैन, एक्स गवर्नर स्टेट बैंक, बिकम फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग बोर्ड। इससे आप आज जो है ना, जिसे आप प्लानिंग कमीशन कह रहे हैं। अप्रैल 1957 में नेशनल प्लानिंग बोर्ड, प्राइम मिनिस्टर अज्यूम द चार्ज ऑफ चेयरमैन टू प्रमोट रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, इन्वेस्टिगेशन एंड एवेल्यूएशन एज वेल एज टू गाइड गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी एंड वेरियस इश्यूज, ठीक है। 1958 में प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनता है, was established in October 1958 under the regime of General Ayub. Through a reconstitution of the National Planning Board, which was formed in 1953. Planning Commission mandate: the Commission drive its authority and responsibility from this Schedule 2 of the Rule of Business 1973. ये इसकी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस प्लानिंग की, वो रूल ऑफ बिजनेस एक बुक है गवर्नमेंट की, के कौन से इदारे का क्या काम है, उसके शेड्यूल 2 में प्लानिंग कमीशन की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड है कि इस वक्त प्लानिंग कमीशन के कितने जेरी अदारे हैं, वो कैसे काम करते हैं। 100 मिलियन से ऊपर का प्रोजेक्ट प्लानिंग कमीशन के पास सकता है, जिसका चेयर प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। ये तमाम इसकी हिरार्कीज हैं। 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स एस्टेब्लिश होती है। तो पहले ये इकोनॉमिक फेयर के अंदर था, फिर ये बोर्ड बना, फिर ये कमीशन बना, और फिर एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनी। आपको समझ आ रही है इस बातों की? ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं सारी।
ओके जी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ 5 ईयर प्लानिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 5 साल प्लानिंग की हिस्ट्री क्या है, राइट। 5 ईयर प्लान्स जो है ना, उसकी हिस्ट्री क्या है। 1951 में an education conference was held to adopt 6-year national plan for education development for the period 1951 to 57। 1951 में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें ये फैसला होता है कि हम 6-ईयर नेशनल प्लान बनाएंगे एजुकेशन के लिए 6 साल में, ठीक है, जो बाद में 5 साल बनेंगे। The efforts and expenditures of the decade 1947-57 failed to produce desired results। ये क्यों ये फैसला किया गया कि इन 10 शुरू के 10 सालों में एजुकेशन अपने वो रिजल्ट्स नहीं हासिल कर सकी, और उसकी बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान में आईन ही कोई नहीं था, ठीक है। पहला आईन आया 1956 में, उससे पहले तो आईन नहीं था। जब आपका आईन नहीं था तो आप किधर से लेते गाइडेंस, ठीक है। कौन क्या कर रहा था, कौन किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ये मालूम ही नहीं थी। पाकिस्तान की एज नई थी, नया इंडिपेंडेंट नया आज़ाद हुआ था, राइट। उस वक्त हमारी डायरेक्शंस नहीं थी, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू होम, राइट। ये तमाम चीजें हमें उस वक्त बड़े बड़े इश्यूज थे, और इन सब के साथ साथ फाइनेंशियल क्रंच शुरू से हमारे साथ रहे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी 1955 से 60 कैरिकुलम रिफॉर्म्स, ठीक है, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1959। पहला जो हमारा फर्स्ट प्लान आता है वो आता है 1955 से 60। अब इसमें जो बात है इसको देख लेंगे ताकि उसकी बात समझाए। साउथ कोरिया क्राफ्टेड इट्स 5-ईयर प्लान इन 1960। हम कब कर रहे हैं 1951, यानी एटलीस्ट 10 साल पहले। विद द टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान planning authorities, success due to rewarding the reforms, rewarding the performance। Former Prime Minister, former Minister of P&D, Planning and Development, Pakistan State must benefit from Korean development experience। यानी ये 1960s में कोरियन हमसे लेके गए कि आपने ये प्लान कैसे डिजाइन किया है, ये वाला, राइट। और आज साउथ कोरिया कहां पर है, हम कहां पे हैं, इसको अंदाजा लगा रहे हैं। क्यों? इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवार्ड, जिसने बड़ी खूबसूरत बात की, जो काम करता है उसकी कदर करनी है। हमने जो काम करता है उसकी कदर नहीं की। सेकंड 5-ईयर प्लान बनता है 1960 to 65, ठीक है। थर्ड 5-ईयर प्लान बनता है 1965 से 70 तक। फोर्थ 5-ईयर प्लान बनता है 1970 से 75 तक। फिर है फिफ्थ 70 से 83, देखिए 75 से लेकर 78 तक कोई प्लान नहीं है। ये वो दौर है जब मुल्क में सियासी इंतशार था, राइट। और 1977 के इलेक्शन के बाद की सिचुएशंस हैं जिसमें फिर मार्शल लॉ लगा पाकिस्तान में, दूसरा मार्शल लॉ जनरल ज़िया ने जो लगाया। 6 5-ईयर प्लान बनाता है 1983 से 1988 तक। फिर 7th 5-ईयर प्लान बनता है 1988 से 1993 तक। 8वां प्लान बनता है 93 से 98, और 9th 5-ईयर प्लान बनता है 1998 से 2003। फिर हमने 10th ईयर पर्सपेक्टिव प्लानिंग का फ्रेमवर्क बनाया कि 5-ईयर प्लानिंग का जो हमारा एक्सपीरियंस है ये इतना कामयाब नहीं है। अब हमने देखिए, आपने विजन पढ़ा होगा ना 2030 का, ठीक है, जो इससे पहले गवर्नमेंट थी उसका जो मिनिस्टर प्लान था एहसन इकबाल, उसने दिया कि विजन 2030 क्या होगा, पर्सपेक्टिव प्लानिंग। टाइप ऑफ प्लान्स, ये मैं आपसे बात कर रहा था। पर्सपेक्टिव प्लानिंग 10 से 25 साल के लिए। दुनिया अब प्लानिंग से चेंज हो रही है, कॉन्सेप्ट्स चेंज हो रहे हैं। वो रिजल्ट्स, वो एक्सपीरियंसेस जो हमने हिस्ट्री से देखे, उससे ये साबित हुआ कि 5 साल में रिफॉर्म नहीं आती, 10 साल में नहीं आती। तो हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके चलते हैं जैसे दुनिया ने किया।
प्लानिंग के सर्कल में कंटिन्यूएशन नहीं है। पाकिस्तान की बदकिस्मती के पॉलिटिकल सेक्टर जो था, यानी पॉलिटिशियन जो थे, उनकी ग्रोथ नहीं होने दी गई। बीच में मिलिट्री इंटरफेरेंस आई। मिलिट्री इंटरफेरेंस का रिजीम जो था वो डेमोक्रेटिक जो रिजीम है, यानी जो उसका लेंथ ऑफ मिलिट्री और नॉन मिलिट्री गवर्नमेंट जो है उसमें बड़ा फर्क है। आसान हो जाए बेटा, फिर शुरू करते हैं। पर्सपेक्टिव प्लानिंग 10 से 25 साल के लिए। फिर एक प्लानिंग का टाइप आई मिड टर्म प्लानिंग 4 to 7 ईयर्स। रोलिंग प्लान 3 ईयर्स के लिए होता है और एनुअल प्लान 1 ईयर के लिए होता है। जैसे आपका बजट आता है ना, ये एनुअल प्लान होता है। रोलिंग प्लान वो होता है कि आपने 1-2 ईयर की प्लानिंग की, 1 ईयर की प्लानिंग की, ये प्लानिंग आपकी कंप्लीट नहीं हुई तो आप इस प्लान को रोल ओवर करके अगले साल कर लेंगे, ठीक है। ये उसे कहते हैं रोलिंग प्लान। और मिड टर्म प्लान, जो प्लान आपका 4 to 7 ईयर तक होता है, इसे हम कहते हैं मिड टर्म प्लान। तो ये जो प्लान की डिफरेंट टाइप्स हैं, इसकी जो मेन पॉइंट है वो आपका ये टाइम है 1, 3, 4, 7, 10, 25, राइट। जैसे जैसे इसकी ड्यूरेशन बढ़ती है टाइप्स डिफरेंट होते जाते हैं। अब आप देखेंगे प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। देखो, प्लान्स प्रोग्राम्स में ट्रांसलेट होते हैं, प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स में ट्रांसलेट होते हैं, ठीक है। प्लान प्रोग्राम में, प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स में, और प्रोजेक्ट्स यूनिट में। ये हायरार्की याद रखनी है। The definition given in the UN Manual on Programming Technique for Economic Development produced under United Nations Economic Commission for Asia and Far East 1960 defined development projects as the smallest unit of investment activity to be considered in the course of program। यानी प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए, जैसे आप कहते हैं कि हमने यूपीई यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन करनी है, तो इसका एक प्रोजेक्ट होगा कि उन बच्चों को के लिए कैरिकुलम बनाएं, एक प्रोजेक्ट होगा उन बच्चों के लिए स्कूल की बिल्डिंगें बनाएं, एक उसके अंदर प्रोजेक्ट होगा उसको फर्नीचर दें, एक प्रोजेक्ट ही होगा बच्चों को फ्री बुक्स दें, एक प्रोजेक्ट ही हो सकता है कि आप पानी पीने का पानी दें, एक प्रोजेक्ट हो सकता है कि उन बच्चों को कोई इन्वेस्टमेंट दें। तो जब ये सारे प्रोजेक्ट आपस में मिलते हैं तो फिर एक प्रोग्राम बनता है, ठीक है। Example of projects are building of factory, the construction of bridge or road, the reclamation of the piece of land। ये तमाम प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोग्राम के नीचे बहुत से प्रोजेक्ट्स आते हैं, राइट। सो 6 steps of project planning cycle in Pakistan। 6 कौन कौन से स्टेप्स हैं। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के लिए पहला स्टेप आता है, पहला स्टेप PC1। आप प्लानिंग के स्टूडेंट हैं, आपसे पहला क्वेश्चन ये, ठीक है जी, पूछ ले, इधर ही थी कल मुझे उन्होंने दिखाई है फाइल। तो PC1 प्रोजेक्ट साइकिल का पहला स्टेप है। उसके बाद है साइकिल में, प्रोजेक्ट साइकिल में प्रोजेक्ट अप्रेजल। मैंने आपको कल कहा था कि अप्रेजल में किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि क्या PC1 डिफेंड करेगा, तो मैंने कहा था एक स्टेज आती है जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल। यहाँ पर पॉलिटिकल अथॉरिटीज, जिसको अभी आपने प्लानिंग कमीशन का और आपने कहा जी चेयरमैन जो होता है उसका प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल बंदा होता है ना, तो प्रोजेक्ट की अप्रेजल जो होती है वो वहां से क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल के अगर पॉलिटिकल अथॉरिटीज एग्री हो जाए तो उसकी अप्रूवल दे देते हैं। इस अप्रूवल के बाद प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग होती है, यानी इसको पैसा मिलता है, इसकी मोबिलाइजेशन होती है मनी मटेरियल मैंस की, और यहाँ पर हम प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते हैं, रिव्यू करते हैं। इसके प्रोजेक्ट की एवेल्यूएशन होती है, राइट। और आखिर में प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फिजिबिलिटी PC2 बनता है, राइट। ये एक साइकिल है, ये मैंने आपको PC1 का बताया है, ठीक है। PC2 है, PC3 है, PC4 है, PC5 है, राइट। तो आगे देखते हैं सेक्टोरल स्ट्रेटजीज क्या है।
Ministries prepare their sectorial strategy right, flowing from the national planning document and priorities fixed by National Economic Council, NEC, and other fora, जिसे आप कहते हैं ECNEC. ये NEC है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, वो है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ECNEC जिसे कहते हैं. Such sectorial strategy must be taken into account the country assistance and partnership strategy of the donors. यहाँ डोनर्स मुराद IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक बैंक, इस तरह के लोग हैं. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्ट्रेटजी गिवन इन द विजन 2025 डॉक्यूमेंट्स. सेक्टोरियल स्ट्रेटजी का मतलब है हर सेक्टर अपनी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स लेके आता है और उन प्रोग्राम्स के नीचे वो अपने प्रोजेक्ट्स लेके आता है और उन प्रोजेक्ट्स को वो पेश करता है थ्रू डिफरेंट PC1s. ठीक है, ये आज बड़ी टेक्निकल बातें हो रही हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा. यहाँ तक समझ आ रही है ना? खासतौर पे फीमेल जो हैं उनका टेक्निकल एस्पेक्ट थोड़ा सा वीक होता है. Who identify project? पहली क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट. जी प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कौन करेगा? Advanced countries, surveys and investigation conducted by special organization. कल मैंने आपसे कहा था कि रिसर्च बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो आपको बताता है कि आपने क्या करना है. तो एडवांस कंट्रीज, अच्छा मजे की बात है, आपको कहेंगे जी एडवांस कंट्री के सर में कौन सा दर्द हो रहा है तो वो पाकिस्तान के लिए सर्वे करेंगे, है ना? एडवांस कंट्री को क्या मसला है भाई, उनको क्या लेना देना पाकिस्तान से? क्वेश्चन ऑफ द डे, एडवांस को क्या मसला हो गया, उनको क्या तकलीफ है? गुड. देखिए एडवांस कंट्रीज सर्वे कराते हैं ताकि आप IMF के पास जाएं, वर्ल्ड बैंक के पास जाएं, वो आपके डोनर्स बनते हैं. इन लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि पाकिस्तान किस किस्म की तालीम हासिल करेगा. राइट? हम ऐसा तो ना हो कि हम इतने एडवांस हो जाए कि हमें इन कंट्रीज से इंपोर्ट की जरूरत ही ना पड़े, इन कंट्रीज की हेल्प की जरूरत ही ना पड़े. ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज, नो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन वाज सर्वे, नो ग्रास रूट लेवल इन्वेस्टिगेशन. Projects are identified by the ministry division, public sector, corporation, NGOs, non-government organizations, pressure groups and public representatives. हम बेस करते हैं इन लोगों की रिसर्च के ऊपर. ये नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं कि जी आपने गुर्बत कैसे खत्म करनी है, आपने तालीम को कैसे आम करना है. राइट? तो इनके अपने इंटरेस्ट हैं. राइट? कि कहीं ऐसी तालीम ना हो जाए जिससे बुनियाद पर फंडामेंटलिस्ट आ जाएं. राइट? और इस जो सिस्टम है दुनिया का, इसको कहीं सबोताज न करें, हमारे इंटरेस्ट कहीं खराब ना हो जाए, कहीं ये अंग्रेजी को छोड़ के किसी और तरफ ना निकल जाए. हर बंदे का इंटरेस्ट है ना, लाइक CPEC कह रहे हैं. फिर अब टाइप ऑफ PC1. Development projects are prepared on the approved format PC1 performa. Planning Commission has devised 3 performa in 2001. One for अच्छा PC1 15 बेसिकली इसमें इंडिकेटर्स होते हैं. इनिशियली PC1 जब कोरियन को हमने दिया था उसके जो पॉइंट थे वो 47 थे, लेकिन हमने इसको कम करते करते अभी 15 खानों का 2 सफों का PC1 होता है प्लानिंग कमीशन, जो किसी भी प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन होती है. ठीक है, तो अब प्लानिंग कमीशन ने इन 3 सेक्टर के लिए अलग अलग परफॉर्मे बनाए. PC1 का मतलब होता है प्लानिंग कमीशन परफॉर्मा 1. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, यानी जहां प्योर आपका कंस्ट्रक्शन हो, फिर प्रोडक्शंस के लिए, और फिर सोशल सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए जैसे एजुकेशन, हेल्थ. ठीक है, तीनों के लिए हमने बनाया. प्लानिंग कमीशन PC1 परफॉर्मा स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट साइक्लिंग 1 एंड प्लानिंग कमीशन ने ये 3 परफॉर्मे इंट्रोड्यूस किए हैं. अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए कोई परफॉर्मा बनाते हैं, जैसे आप मोटरवेज बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, एयरपोर्ट्स बनाएंगे, ठीक है, हाईवेज बनाएंगे, तो आप
उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। आपने कुछ चीज प्रोड्यूस करनी है, कॉटन की प्रोडक्शन है, व्हीट की है, राइस की है, राइट, और ये जो चमड़े की हमारी है, तो हम प्रोडक्शन सेक्टर कहेंगे। सोशल सेक्टर में आपके एजुकेशन सेक्टर आ जाता है, आपका हेल्थ सेक्टर आ जाती है, आपकी बाकी जो सोसाइटीज के सेक्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आ जाती हैं, ये तमाम सोशल सेक्टर की डेवलपमेंट कहलाती है। समझ आ गई यहाँ तक? Feasibility study for infrastructure project. It is mandatory that projects of infrastructure sector and production sector, ठीक है, project of infrastructures and productions costing 300 million above should undertake properly feasibility study before submission of PC1. 300 मिलियन से ऊपर यानी 30 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट होगा तो उसकी फिजिबिलिटी होगी, ठीक है। फिजिबिलिटी होती है, जैसे आप देखें अभी भाषा डैम बन रहा था, दासू डैम था, मुमन डैम था, तो गवर्नमेंट ने पहले उसकी फिजिबिलिटी कराई कि क्या ये प्रोजेक्ट फिजिबल भी है कि नहीं। अब फिजिबिलिटी में ये देखा जाता है कि फॉर एग्जांपल आप डैम बनाना चाहते हैं तो पानी कहाँ से आएगा, जो चारों सूबे हैं उनका इंटरेस्ट क्या होगा, वहां पे लैंड क्या इस काबिल है, लैंड परचेज हो सकती है, क्या यहाँ पर डैम जो है हम बनाना चाह रहे हैं क्या वो इन्वायरमेंट उसको सपोर्ट करता है, क्या वहाँ की लोकल इन्वायरमेंट इसको सपोर्ट करेगी, इंटरनेशनल डोनर एजेंसी इसको सपोर्ट करेंगी, इस डैम से हमें कितना पानी मिलेगा, कितना पानी हम जखीरा कर सकते हैं, कितनी इससे बिजली जनरेट कर सकते हैं, हमारी लैंड इससे वो होंगी, कितना ये हमारी जो जैसे बारिशें होती हैं वो पानी ये स्टोर कर सकता है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, इसकी लाइफ क्या होगी। तो फिजिबिलिटी इन तमाम चीजों को कवर करती है। Road construction, bridge construction, building CPEC is one of the mega project example of the infrastructure, $22 billion, right? एनबी का मतलब है इम्पोर्टेंट, एनबी नोट बी नोटा बीन का मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ये गुल मोहम्मद आप क्या पूछ रहे हैं, सर अगर डोनर एजेंसी इतने डेंजर हो तो हम क्यों उनको आए। गुल मोहम्मद साहब, पाकिस्तान की ये मजबूरी है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। अब ये तुम प्लानर हो, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, हमारी अपनी मजबूरियां हैं। अब हम ऐसा दरमियानी रास्ता क्या निकालेंगे कि हम अपने मकासद हल सकें। ये देश नीति मैंने आपसे कहा, द प्लानिंग इज द टेक्निकल, बड़ा सेंसिटिव टेक्निकल काम है। वो एजेंसीज हमें पैसा देती हैं अपने इंटरेस्ट के साथ, हमने वो पैसा इस्तेमाल करना है इस तरीके से कि हमारा इंटरेस्ट हो, यही तो एक्चुअल चीज है। आप समझ गए, हमें पैसा चाहिए, अगर हम पैसा नहीं होगा तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। फिर हम बैठे रहे कि पहले पाकिस्तान के पास पैसा आए, तो पैसा तो कभी भी नहीं आएगा। जब भी आप डोनर से लोन लेके पॉजिटिवली इसको इस्तेमाल करेंगे तो मुल्क तरक्की करता है, उसमें किकबैक्स ना हो, उसमें फ्रॉड ना हो, उसमें करप्शन ना हो। तो दुनिया का हर मुल्क, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जो भी हो, वो लेते हैं, वो बैंक से लोन लेते हैं फॉर डेवलपमेंट। उस डेवलपमेंट से उनको रिटर्न होती है, इनकम होती है, उस इनकम से वो अपना कर्ज भी वापस करते हैं और अपनी अर्निंग भी जनरेट करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करते हैं, प्रोडक्टिविटी उनकी ज्यादा होती है, लोगों में खुशहाली आती है, तंगदस्ती खत्म होती है, गुर्बत खत्म होती है, पॉपुलेशन को जॉब्स मिलती है। देखो ना कितना फायदा है। गुल मोहम्मद साहब, बात समझ आ गई? पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपने ये लफ्ज बजट के दिनों में बड़ा सुना होगा जी, पीएसडीपी के लिए कितना पैसा रखा है, पीएसडीपी के लिए कितना रखा है। तो पीएसडीपी का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। कल को जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा पीएसडीपी क्या होती है, तो आज ये याद कर लो, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अंडर पीएनडी यानी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन,
for financing the cost of feasibility study of the development projects and appointment of project director at initial stage of project formulation. अब इसमें टेक्निकल क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है कि PC1 अप्रूव नहीं हुआ तो फिजिबिलिटी के लिए पैसे कौन देगा? फिजिबिलिटी के लिए पैसे कौन देगा? अभी तो PC1 अप्रूव ही नहीं हुआ, जब अप्रूव नहीं हो तो पैसे कौन देगा? तो ये इसके लिए P&D होती है जो करती है, ठीक है। अच्छा, शफकुत रहमान, नमाज मैंने भी पढ़नी है, तो हम ये लेक्चर खत्म करके नमाज पढ़ ले तो बेहतर होगा। कि अगर अभी पढ़नी है तो फिर मैं 10 मिनट की ब्रेक ले लेता हूँ, डजंट मैटर। जल्दी बताएं, आप सब पढ़नी है, फिर मैं ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक ले लें? हाँ, एग्री है। फिर बेटा मैंने 10 मिनट बाद एग्जैक्ट आना है, टॉपिक बड़ा टेक है ये लोगों ने। वैसे तो हमारे पास कल का दिन है, हम कल भी इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ जो आधा घंटा पौना घंटा उसको यूटिलाइज कर लें। मैं एग्जैक्ट 10 मिनट बाद आऊंगा, आप सारे यहाँ हों ताकि नमाज पढ़ने के बाद यहीं से शुरू हो, ठीक है? ओके, थैंक यू। ठीक, ब्रेक खत्म हो गई। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट PSDP, राइट। ये टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल है, मैं कल दोबारा भी हम इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। मुझे बताया इसमें से बहुत सी चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, अभी आपके ऊपर से गुजरेंगी, लेकिन एक्चुअल नाउ यू आर एंटरिंग इनटू द गेट ऑफ प्लानिंग। इससे तो पहले आप सिर्फ अभी तारीफें, इंट्रोडक्शन और टाइपें पढ़ रहे थे ना, ये वो एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज है जो आप सीखेंगे, ठीक है। यानी इसमें भी और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के कोर्सेज भी आगे आने हैं, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, तो हमने आपको प्लानिंग के अपनी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट ऑफ प्रोजेक्ट स्टार्टिंग फेज, प्री रिक्विजिट्स क्या क्या चाहिए हमें इसमें? स्टार्टिंग फेज होता है सुपरविजन इनिशियली कंसंट्रेट ऑन इंश्योरिंग फॉलोइंग टाइमली प्रिपरेशन ऑफ PC1 इंक्लूडिंग फिजिबिलिटी स्टडी। ये मैंने आपको बता दिया, आपने अगर PC1 इन टाइम ना दिया तो जो इनकी मीटिंग्स होती है ना, हाफ ईयरली या क्वार्टरली, अगर ये उसमें प्रेजेंट ना हुआ आपका प्रोजेक्ट तो फिर ये अप्रूव नहीं होगा। A number of action listed below are usually required to get the project take off good start. Approval of the project, approval होगी appraisal पे, appraisal होगी और good working and feasibility report। जितना किसी प्रोजेक्ट्स के बेनिफिट ज्यादा होंगे, जितना ज्यादा लोगों को फायदा होगा, जितना उससे आवाम की इम्प्रूवमेंट होगी, उतना ही उस प्रोजेक्ट के अप्रूवल के चांसेस ज्यादा हैं। इश्यूएंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, एक होती है इन प्रिंसिपल अप्रूवल, हो गई कि ठीक है जी कर लें। एक आपने इस यानी जब आपको पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उसके सेक्रेटरीज लेते हैं कि जनाब ये इन प्रिंसिपल प्लानिंग कमीशन कमेटी में या मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि ये प्रोजेक्ट्स हमने करने हैं, अब आप इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दें। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में ये होता है कि गवर्नमेंट आर बाउंड टू इशू फंड्स, राइट। Then establishment of organizational instructional arrangement for implementing the projects. Once the project has been approved, तो फिर सबसे पहला काम होता है कि हम उसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाएं, प्रोजेक्ट मैनेजर लगाएं, अकाउंटेंट लगाएं और जो इनिशियल स्टाफ है, ताकि उस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हो सके, राइट। तो उसके लिए हम अरेंजमेंट्स करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, की स्टाफ एंड कंसल्टेंट, कंप्लीशन ऑफ लोकल फंड एंड फॉरेन लैंडिंग रिक्वायरमेंट्स, आपको इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए जो पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, और जो फॉरेन से आपने फंडिंग लेनी है, उन तमाम के अरेंजमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ कैश, वर्क प्लान एंड टेंडर डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है या कोई और है तो आपने जो उसके लिए प्रोक्योरमेंट करनी है, वो मटीरियल खरीदना है। हर प्रोजेक्ट्स में आपने कोई ना कोई प्रोक्योरमेंट करनी होती है, कहीं आपने मटीरियल खरीदना है, कहीं कंप्यूटर खरीदने हैं, कहीं पीसी लैपटॉप खरीदने हैं, कहीं आपने ब्रिक्स खरीदनी है, कहीं आपने कंस्ट्रक्शन का स्टील खरीदना है, सीमेंट खरीदना है, बजरी खरीदनी है, रेत खरीदना है, बुक्स खरीदनी है, जो चीज भी है, जो चीज भी आपने करना है उसके लिए आप टेंडर करते हैं, और ये टेंडर आपका PC1 के अंदर होता है। PC1 के अंदर उसकी लिस्ट मौजूद होती है, टेक्निकली उसे कहते हैं BOQs, बिल ऑफ क्वांटिटीज।
हर चीज की क्वांटिटी मौजूद होती है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए किस किस्म का मटेरियल कब चाहिए। मेरी बातें समझ आ रही है लड़कियों, खास होकर तुम्हें? Preparation of PC2. This facility can be availed by different ministry division for undertaking feasibility studies. Feasibility study 300 million के ऊपर के प्रोजेक्ट होती है, उसके काम के लिए नहीं। For mega project where huge amount of feasibility studies involve a separate proposal on PC2 performa is to be submitted for approval. अब मैं तुम्हें आज एक टेक्निकल टिप देता हूँ, 1 करोड़ रुपए की ये टिप है। जब भी आप इंटरव्यू करने जाएंगे, खास तौर पे उन पोस्टों के लिए जहां प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोग्रामिंग होते हैं, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि ये बताएं कि अप्रूवल PC1 की पहले लेनी होती है कि PC2 की। तो याद रखना PC1 आपका इंट्रोडक्शन है, PC2 जो है वो ठीक, PC2 आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। तो फिजिबिलिटी की पहले आती है और PC1 की फिजिबिलिटी की रिपोर्ट के ऊपर PC1 होता है। In case of more complex concept, one of the donor could be required for TA grant, transfer grant. For other low-cost project, in-house feasibility is carried out. ठीक है, अगर बड़े प्रोजेक्ट होंगे तो आप TA DA भी देंगे जिनकी ठीक ठाक अमाउंट बनती है। अगर तो फॉरेन जाना है तो फिर डॉलर में ही अमाउंट आती है। Based on the data and positive funding of the feasibility study, PC1 is prepared and submitted for the consent forum. Consent forum से मुराद ये है कि प्लानिंग कमीशन के नीचे भी 3-4 डिपार्टमेंट काम करते हैं, इसे कहते हैं प्रोविजनल वर्किंग डेवलपमेंट पार्टी PDWP, और उसके बाद होते हैं CDWP, सेंट्रल डेवलपिंग वर्किंग पार्टीज। ये 300 मिलियन से जो नीचे प्रोजेक्ट्स होते हैं 100 मिलियन तक वो CDDP में आते हैं, उससे नीचे प्रोविंशियल लेवल पर होते हैं। ठीक है, ये 3-4 फोरम है। ओके, गुल मोहम्मद तुम्हें समझ आ गई? चलो, इंडिकेटर फॉर प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, क्या इंडिकेटर्स होंगे? इनपुट, the resources needed for implementation of activities like training, advocacy, motivational campaigns, formation of village education committees, ये M&Es और interventions जिसे monitoring and evaluation कहते हैं। policies, human resource, materials, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर एग्जांपल ऑफ इनपुट इंडिकेटर्स। जो जिस किस्म का आपका प्रोजेक्ट होगा उसकी इनपुट इस तरह होगी। अगर आपने कंस्ट्रक्शन बनाना है तो उसकी कुछ और होगी, अगर आपने टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है तो उसका मटेरियल और होगा, अगर आपने टीचर पेरेंट की मोटिवेट करना है तो उसकी फिर मोटिवेशन और होगी। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ योर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट सिर्फ बिल्डिंग पर नाम नहीं है, प्रोजेक्ट आप किसी की ट्रेनिंग हो सकती है, कोई मटेरियल हो सकती है, मोटिवेशन हो सकता है। बेसलाइन डाटा, a line survey as basis for measurement, calculation or location. B, something such as set of data used as basis for comparison or as control in study. Took X-rays as baseline for observing later optics. C, starting point, interview with the student provided baseline of। इसका मतलब आपके पास डाटा होना चाहिए, सिंपल है, मतलब ये है। ठीक है, बजट फिक्स होता है या नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? बजट जब आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है ना, तो प्रोजेक्ट बेसिकली प्रोजेक्ट के अप्रूवल का मतलब है गवर्नमेंट एक सर्टेन कॉस्ट आपको देती है। आप प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट का जो परफॉर्मा होता है ना, अगर आखिर में वो देख लीजिएगा उसमें लिखा होता है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी होगी, इसमें इंडिजिनियस कॉस्ट कितनी होगी, इसमें फॉरेन कंपोनेंट कितना होगा, यानी अगर किसी डोनर ने पैसे देने हैं तो वो कितने होंगे, इन सब की अप्रूवल होती है। ठीक है, आउटपुट, processes and output indicator. Process indicator refer to indicator to measure whether planned activities took place. Example including holding of meetings, conduct of training courses, distribution of textbooks, development and testing of VECs, formation policies, and education materials. ठीक है, outcomes, the outcome is final result of something. ठीक है,
In addition, viability of the projects in terms of financial and economic indicators is also determined. Sustainability aspect after completion. Therefore, due attention has to be given to the sustainability aspect of the project at the preparation stage. जब आप कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी देखी जाती है, सस्टेनेबिलिटी देखी जाती है कि ये प्रोजेक्ट के ऊपर जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये कितने वक्त के लिए होगा और इसकी ईयरली रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। हमने जो 100 मिलियन रुपया प्रोजेक्ट अप्रूव किया, देखिए याद रखिएगा मेरी बात, कोई भी प्रोजेक्ट उस वक्त तक अप्रूव नहीं होता जब तक उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ना हो जाए, यानी जो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट है उससे रिटर्न ज्यादा ना हो। जब तक उससे रिटर्न ज्यादा नहीं होगी कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होगा। ये टिप ऑफ द डे याद कर लो। प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर PAO, राइट। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ PC1 PC2 द प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर जो डायरेक्टर फाइनेंस होते हैं उमन has to sign PC1 PC2 certifying that the project proposal has been prepared on the basis of instruction provided by the planning commission for the preparation of PC1 of the concerned survey। यानी प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर ये तस्दीक करता है कि ये PC1 बना है, ये प्लानिंग कमीशन के उस परफॉर्मे पर बना है और इसमें जो रिक्वायरमेंट थी लीगली, टेक्निकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली वो तमाम की तमाम पूरी की गई है। भाई आपस में क्या बातें कर रहे हो? और गुलखान तुम्हें बात देर से समझ में आती है, तुम्हें मैंने शुरू में बताया था कि बहुत से प्रोजेक्ट मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं। Therefore, PC1 PC2 is to be submitted to the relevant forum for approval authority. Project appraisal and approval. Appraisal is second phase. If the project is well formulated and thoroughly appraised, a good follow through on subsequent stages of the project cycle will see to its goal being achieved। मैंने आपको शुरू में बताया अप्रेजल फेज में जितना आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा उतने उसके अप्रूव होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अच्छे से मुराद उसके बेनिफिट कितने ज्यादा होंगे। अप्रेजल इन्वॉल्व अ केयरफुल चेकिंग ऑफ द बेसिक डाटा। ये जो डाटा है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है आपको बेस जिस पर आपने जाना है। अजम्पशन जो है, मेथडोलॉजी यूज्ड इन प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, कौन सी मेथडोलॉजी आपने इस्तेमाल की है। इन डेप्थ रिव्यू ऑफ द वर्क प्लान, cost estimates, proposed finance plan, an assessment of the project organizational and management aspects, final the validity of financial, economic and social benefit expected from the project। ये मैंने अभी आपको cost benefit analysis की एग्जांपल दी है कि कोई भी प्रोग्राम उस वक्त तक अप्रूव नहीं होता जब तक हमारी इन्वेस्टमेंट उस बेनिफिट से ज्यादा हो जाए। बेनिफिट ज्यादा होगा तब कोई भी गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देगी, ठीक है। अदरवाइज ये शामिल होता है क्योंकि ये वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। देखिए मेट्रोज बनी, ये प्रोजेक्ट था, इस पर बिलियंस रुपया खर्च हुआ। ऑरेंज स्टेज इज अ प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन के पीछे है कि इस प्रोजेक्ट होने के बाद आवाम को सहूलत मिलेगी, बेनिफिट है ना आवाम का कि जनाब लोगों को सस्ती ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी, रश कम होगा, धूल कम होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये तमाम उसके नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट है। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस बेनिफिट में आ गई जी, पर डे इतने 2-2.5 करोड़ रुपए हमें इनकम होगी, हमने जो ये लिया है लोन ये हम रीपे करेंगे, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होंगी, हमारे एसेट्स डेवलप होंगे। ये तो आपको वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या IMF जो लोन देता है ना वो आपसे कुछ गारंटी मांगता है, ठीक है। तो ये मोटरवेज, ये जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं ये गारंटी के तौर पर गवर्नमेंट रखती है कि जी ये हमारी गारंटी है, हमारे पास ये एसेट्स हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड अप्रूवल ऑन द बेसिस ऑफ सच एन असेसमेंट। आज इमरान खान ने बता दिया है, चलो इमरान खान ने भी इसका मतलब APM किया हुआ है। On the basis of such assessment, a judgment is reached whether the project is technically sound, financially justified, and viable from the point of view of the economy as a whole।
इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर बन के पता है, आपको अभी से पता चल रहा है। देखो ना, ईपीएम का फायदा है ना। A comprehensive project appraisal is carried out in the planning commission at approval stage. All parameters including benefit cost ratio, cost benefit analysis, net present worth, ये टेक्निक है अप्रूवल में कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, अगर हम बेनिफिट आज निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, फ्यूचर में नहीं आज, इसे कहते हैं नेट प्रेजेंट वर्थ, आज इसकी वर्थ कितनी है, एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसका रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा। ठीक है, अप्रूविंग फॉर्म, अब ये तुम ये देखो जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था वो आ भी गया। डिपार्टमेंटल डेवलपिंग वर्किंग पार्टी DDWP, ये 40 से 60 मिलियन अगर तक प्रोजेक्ट हो तो ये डिपार्टमेंटल डेवलपिंग वर्किंग पार्टीज इसको करती है। फाइनेंस एंड प्लानिंग डिवीजन सेक्रेटरी चेयर करता है, चेयर बाय सेक्रेटरी प्लानिंग डिवीजन। ये 40 से 60 मिलियन की वर्थ जो होती है उसको ये सेक्रेटरी दोनों जो अप्रूव करते हैं। सेंट्रल डेवलपिंग वर्किंग पार्टी CDWP रिवाइज जो 2009 में हुआ, चेयर्ड बाय डिप्टी चीफ ऑफ प्लानिंग कमीशन। 1 बिलियन तक, 1 अरब तक का ये प्रोजेक्ट करते हैं, पहले इसकी कॉस्ट कम थी। फिर है प्रोविजनल डेवलपिंग वर्किंग पार्टी PDWP, ये भी 1 बिलियन तक कर सकती है। आखिर में एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ये मोर देन 1000 मिलियन 1 बिलियन से ऊपर, ये इससे ऊपर के होते हैं, वो टेक्निक पे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर का चेयर होता है। और कॉर्पोरेशन और अटॉर्नी बॉडीज के अंडर नहीं आती हैं, वो अपना फंड खुद जनरेट करती हैं, तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। प्रोजेक्ट की अथॉराइजेशन, यहां तक समझ आ रहा है? अगर यहाँ तक को क्वेश्चन करने हैं तो इसको हम रोक लेते हैं, कल दोबारा डिस्कस करेंगे। बड़ा टेक्निकल पॉइंट है ये, मेरा नहीं ख्याल कि आप इतना कुछ हजम कर जाएंगे। नहीं, मैं क्वेश्चन माइंड नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन वो करो ना जो मैं बता चुका हूँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन करो ना। मैंने आपको सारा पढ़ा दिया, अब आप पूछते हैं कि जी पीसी प्रोजेक्ट को प्लान प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। मैंने जब शुरू किया था उस वक्त कैटेगोरिकली एक नहीं कई दफा रिपीट किया है। ठीक है, आप जरूर क्वेश्चन पूछें, ये मुझे पता है, ये भी आपको, आप में से 90% लोगों को बहुत चीजें मिस हो जाएंगी। हम कल दोबारा इसको पढ़ेंगे, ये मैं आपको बता दूं, ये एक दिन का काम नहीं है। ठीक है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, 2-4-5 मिनट है हमारे पास, हम कल इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। ये तमाम चीजें अब आप थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल फील्ड में आ रहे हैं। जो मैंने आपको शुरू में कहा था, EPM इज नॉट एजुकेशन, ये कोई एजुकेशन नहीं है ना, इसका कैरिकुलम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बुक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं, स्ट्रेटजीज के साथ कुछ नहीं है, ये प्लानिंग है, प्लानिंग। ठीक है, तो once the project is approved, DDWP, CDWP, TECNIC, the sanction is issued by the Public Investment Authorization section of the Planning Development Division. In case of project approved by CDWP, TECNIC, while Provisional Planning and Development Department issues sanction for projects approval by PDWP, in case DDWP level projects, the sanction is issued by concerned ministry and divisions. Administrative approval. After issuance of sanction letter by the approving authority, the ministry concerned administrative approval of the day the administrative approval is issued, the project implementation period start. यहाँ से वो period start होता है। ठीक है, यहाँ से वो period start होता है आपका प्रोजेक्ट। यहाँ मैं बस ये आखिरी स्लाइड से आगे जाऊंगा, अब तुम लोग क्वेश्चन आंसर करो, कल यहाँ से आगे जाऊंगा। फिर देखो, आज आपने PC1 क्या होता है, प्रोजेक्ट साइक्लिंग 1 भी कहते हैं, प्लानिंग कमीशन परफॉर्मा 1 भी कहते हैं। प्लानिंग कमीशन ने 2005 में 3 परफॉर्मे बना दी, पहले ये एक होता था।
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए सेपरेट है, प्रोडक्शन के लिए सेपरेट है, सोशल के लिए सेपरेट है। क्लियर हो गया? इसके बेसिकली 15 पॉइंट्स होते हैं। ये भी क्लियर हो गया। PC1 में हम इंट्रोडक्शन देते हैं, राइट, कि हम क्या करने जा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स कितने हैं, बेसिकली ये बात होती है। जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके बेनिफिट बताते हैं और उसकी कॉस्ट बताते हैं, इस पर खर्चा कितना होगा और उसका मुनाफा कितना होगा, हमें इतना फायदा कितना होगा। ठीक है। अब ये PC1 जब 300 मिलियन से ऊपर हो जाए तो इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी, मैंने आपको एग्जाम्पल दी, हम डैम बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, बिलियन 10 से 12 अरब डॉलर लगते हैं। इतनी बड़ी फंडिंग कौन करेगा? इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके टेक्निकल इश्यूज क्या होंगे, इसके समाजी और सकाफती इश्यूज क्या होंगे, इंडिया क्या करेगा, चाइना क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, इंटरनेशनल, लोकल, ये तमाम की तमाम चीजें जो है ना फिजिबिलिटी में होती है। फिजिबिलिटी होती है PC2 में। तो PC1 जब 300 मिलियन से ऊपर हो तो उसके साथ फिजिबिलिटी रिपोर्ट PC2 का होना जरूरी होता है, राइट। यहां तक बात समझ आ गई? इतनी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, गवर्नमेंट ठीक ठाक आपसे रेवेन्यू हर चीज में लेती है, गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है ताकि आपकी भलाई के काम करे। टैक्स आप हर चीज पे तो टैक्स देते हो, माचिस की तीली से लेके हर चीज तक गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करती है आपकी बेटरमेंट के लिए, नेशन की डेवलपमेंट के लिए। जी और बोलो। देखिए रिंशा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जी आप प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको बेनिफिट ना मिले। ये जब प्रोजेक्ट होता है इसकी साथ साथ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती है, राइट। अगर इसमें कोई फर्क हो तो प्रोजेक्ट को रोका भी जा सकता है। ऐसी बात नहीं होती कि प्रोजेक्ट हम बैठे रहेंगे, पहले प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे उसके बाद देखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये मैंने आपसे कहा ना, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं फिजिबिलिटी और तो हो तो वो कंसर्न बंदे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके। देखिए ये हम जो आप कह रही है ना, टैक्स का हिसाब गवर्नमेंट को रखना चाहिए, तो आपने जिसको वोट दिया वो आपका नुमाइंदा है, इसके सामने सारे हिसाब रखते हैं वो। अल्लाह तो आप पूछ रहे हैं कि जनाब टैक्स किधर जाता है, तो ये जो हम इतनी बड़ी हमने फौज पाली है, पुलिस पाली है, सिविल सर्वेंट्स हैं, और ये जो आपके बाकी खर्चे हो रहे हैं ये सारे टैक्सों से पूरे हो रहे हैं ना, और कहाँ से हो रहे हैं? देखो प्लानिंग करोगे ना, अपने कॉन्सेप्ट बड़े साफ रखोगे, 1000 सवाल पूछें, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तुम्हें एक सेकंड के लिए भी कंफ्यूज ना हो कि जी हो ये क्या हो गया। तुम आस्ता आस्ता पढ़ते जाओगे तो तुम्हारा आपकी एनालिटिकल स्किल बड़ी अच्छी होती जाएगी। ये बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो पैसा जो आप वहां से बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ये तिजारती खसारा उसे तो कहते हैं। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अगर आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा है तो इसका मतलब है आपकी इनकम ज्यादा है, अगर आपकी इंपोर्ट ज्यादा है तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो इसका मतलब खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है तो आमदनी ज्यादा है, खर्चा कम है। आप समझिए।
ये रिमशा तुमने क्या लड़के लड़कियों को क्या हो गया? चले इंशाल्लाह जब हम कल मिलेंगे ना, अभी तो टाइम खत्म हो रहा है, फिर इस सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है।